जब भी कहीं स्ट्राइफ होती है बिकॉज ऑफ ए लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन, उसके सीरियस कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं। हमारे इकोनॉमिक एडवाइजरी विंग है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस का, उन्होंने इसका जो तखमीना लगाया है वो 190 बिलियन रुपए पर डे। आई विल नॉट अलाउ अ रिपीट ऑफ 2014-15 जो साजिश हुई थी। वी विल नॉट अलाउ दिस, वी विल नॉट टॉलरेट दिस, एंड अंडर नो सर्कमस्टांसेस दिस विल बी अलाउड एट ऑल। मुझे बताया गया ये अरेस्ट जो आप करने आ रहे हैं ये ग्रेस के साथ नहीं है, मुझे अरेस्ट से कोई खौफ नहीं है, और मैंने देखा और परखा कि मेरे अरेस्ट से मेरे सूबे को बड़ा नुकसान हो सकता है, क्योंकि इस वक्त मैं सूबे का वज़ीर आला हूं। तो मैं अब आपको क्लियर इसलिए बता रहा हूं कि वो कंफ्यूज जो मेरा एक माहौल बना के कुछ अपोजिशन के लीडरशिप, कुछ मुनाफिकीन, कुछ पेड जर्नलिस्ट वो जिस तरीके से पेश कर रहे हैं, तो मैं अब आपको फैक्ट बता रहा हूं कि जो कोई भी चेक कर सकता है। पूरी लाइन में ऐसे रेंजर के सारे डाले और ऐसे सारी की सारी पुलिस के डाले। मैंने उस टिकट से जंप किया, मैं चलता हुआ किस बेड पे गया, मैं इनको नजर नहीं आया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दरूद नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और उनकी आल पर। गंडापुर साहब अपनी कहानी रोजाना बयान कर रहे हैं, लेकिन ना पार्टी इस कहानी को तस्लीम कर रही है, ना आम आदमी तस्लीम कर रहा है। अब गंडापुर साहब खुद कह रहे हैं कि वो किस तरह निकले, पिकट के अंदर 4 घंटे बैठे रहे और फिर अल्लाह ताला ने पर्दा डाल दिया और सामने रेंजर्स खड़े थे, पुलिस खड़ी थी, किसी ने नहीं देखा उनको। फिर वहाँ से पिकट से निकले वो और निकल के वो सड़क के ऊपर चलते हुए चले गए। सामने गाड़ियाँ भी थी, गाड़ियों वालों में किसी ने नहीं देखा। फिर वो मारगला की पहाड़ियों पे चले गए, वहाँ पे वो 2-3 गाड़ियों को पत्थर भी मारे उन्होंने रोकने के लिए। फिर उनकी गाड़ी आ गई वहाँ पे, फिर एक मोटरसाइकिल आ गया। फिर वो हरीपुर उतरे जो जाहिर है उनका अपना सूबा है, और फिर डीपीओ के पास चले गए और डीपीओ से कहा कि सिक्योरिटी दे। डीपीओ ने सिक्योरिटी नहीं दी उनको, और फिर वहाँ से क्योंकि उन्होंने कहा कि उन्होंने सिक्योरिटी दी, फिर वो उसी गाड़ी पे चढ़ गए जो ज़ाहिर सिक्योर नहीं थी। फिर वो बजाय इसके कि वहाँ से पेशावर जाते जो 2 घंटे बिल्कुल करीब था मोटरवे के ऊपर चढ़ के, उसके बजाय वो 12 ज़िला के अंदर घूम फिर के पीछे से हो के दोबारा वो पेशावर आए। अब वो ज़ाहिर है कह रहे हैं, क्लेम कर रहे हैं, और सादिक और अमीन भी हैं। अगर सादिक और अमीन ना होते तो इस वक्त वो चीफ मिनिस्टर ना होते, लेकिन इसके बावजूद पार्टी तस्लीम नहीं कर रही। पार्टी तस्लीम क्यों नहीं कर रही जी? गंडापुर साहब की बात को तो मान लेना चाहिए। आखिर उसके अंदर हरज क्या है? क्या दुनिया में मोइज़ात नहीं होते? और अगर मोइज़ात नहीं होते तो फिर तो बहुत बड़ा सवाल है कि वो कैसे निकल गए। और गवर्नमेंट की नाहली देखें कि इतनी बड़ी गवर्नमेंट, इतनी बड़ी सिक्योरिटी एजेंसीज यहाँ पे, इतनी ज्यादा सीक्रेट एजेंसीज, और गंडापुर साहब 6.5 फुट के एक शख्स जो मोस्ट वांटेड है वो सामने से निकल गए, किसी को पता नहीं चला। तो ये सारे सवाल जो हम आज के शो में डिस्कस करेंगे, और साथ साथ जो आईनी तरामीम है उसके ऊपर पेशरफ्त हो रही है। कुछ वकला भी तस्लीम कर बैठे हैं, शायद मौलाना फजल रहमान साहब को भी राजी कर लिया गया है। अब ये आईनी तरमीम होगी किस वक्त, ये भी एक सवाल है जो आज के शो में हम डिस्कस करेंगे। हमारे साथ तशरीफ रखते हैं राना एहसान अफसल साहब, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के साथ इनका ताल्लुक है, और रियासत अली आज़ाद साहब हमारे साथ तशरीफ रखते हैं, सदर इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार एसोसिएशन के, और नईम हैदर पंजोता साहब भी हमारे साथ हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ इनका ताल्लुक है। तो अगर आप इजाज़त दें तो पंजोता साहब से बात कर लें। पंजोता साहब, ये जो दास्तान है, दास्तान अमीर हमजा उर्फ गंडापुर साहब, क्या आपका दिल मानता है? वैसे सही, आप तो बड़े नामवर वकील हैं और आप ये समझते हैं कि ऐसा ही हुआ होगा? बहुत शुक्रिया साहब, आपको आवाज आ रही है? देखिए, बात यह है कि अली अमीन गंडापुर साहब ने, जी मुझे आ रही है आवाज, आपको आ रही है मेरी आवाज? जी आ रही है, फरमाइए फरमाइए। तो मैं ये गुजारिश कर रहा था कि अली अमीन गंडापुर साहब ने अपनी तफसीलात जो हैं केपी के अंदर खड़े होकर बताएं कि किस तरह से उनके साथ ये सारा वाकया पेश आया। जहां पर बहस की जा रही है, सिर्फ एक नैरेटिव बिल्ड किया जा रहा है कि अली अमीन गंडापुर को टारगेट किया जाए कि देखें जी वो भाग गया, वो वहां से नमदार हुआ, वैसे गया, वो वैसे गया। अब वो जैसे भी गया, जिस तरह से भी उसने बात की, आप ये देखें कि ये मुल्क जो तोड़ने की साजिश की गई, ये किसने की और क्यों की? क्यों जाकर रेंजर ने वहां पर केपी हाउस के ऊपर धावा बोला? क्यों इससे पहले इमरान खान साहब को 9 मई को अगवा किया गया? क्यों खान साहब के घर जमान पार्क में रेंजर दाखिल हुई? क्यों जुडिशियल कम्प्लेक्स 18 मार्च को पेशी के ऊपर खान साहब के ऊपर इसी तरह से हमला किया गया? क्यों पार्लियामेंट के ऊपर हमला करके एमएनएस को वहां से अगवा किया गया? ये सारा क्यों किया जा रहा है? कौन है जो मुल्क तोड़ना चाहता है? कौन है जो चाहता है कि केपी अलहदा हो और मुल्क के अंदर एक दरार हो, एक ऐसा अमल हो कि मुल्क में जो एक बूंद बनी है वो खत्म हो? हाँ जी, मेरा वैसे सादा सवाल है पंजोता साहब, मैं सिंपल सवाल कर रहा हूं कि गंडापुर साहब की जो स्टेटमेंट है, आपको उस पर यकीन है? देखिए, हमें हर स्टेटमेंट के ऊपर यकीन है। एक बंदा है, उसके साथ एक स्टोरी हुई है, उसने दास्तान बताई है
तो हम क्या उसे कहें कि आप झूठ बोल रहे हो? क्या वहां पर जो है रेंजर दाखिल नहीं हुई? वहां से वो जिस तरह से भी बच के गए, उन्होंने बताया क्या मैं या आप या कोई और बंदा उनके साथ था जो कोई ये कहे कि आप झूठ बोल रहे हैं? नहीं। लेकिन आप ये देखें कि एक वजीर आला सूबे का, वो एक सूबे की नुमाइंदगी कर रहा है, किस तरह से उसके साथ उसकी तजलील की गई, उस वजीर आलाशिप की तजलील की गई, उसके पी अवाम की तजलील की गई। ये अगर आप सर देखें, उनकी तो तजलील हुई नहीं है, वो ना गिरफ्तार हुए हैं, वो तो बल्कि इंकलाब लाने के लिए यहां पे आए थे और उन्होंने कहा कि मेरे सीने पे गोली मारे और साथ वो पिकट के अंदर छुपे रहे 4 घंटा। देखिए गुजारा यह है कि कहा गया कि अली अमीन जो है वो लाहौर नहीं आएंगे, फाटक पुल क्रॉस नहीं करेंगे, वो गए, उन्होंने वहां पर अपना जो वादा किया था वो पूरा किया। संगजानी भी उन्होंने आगे जल्दी के अंदर अपना फौज के वादा पूरा किया। डी चौक भी वो आए, ये कहते रहे कि हम इतनी कंटेनर लगाएंगे और एक एक किलोमीटर जो है वो लंबी लाइनें जो है कंटेनर की लगाएगी, उसके बावजूद वो पहुंचे। क्या इस बात का भी कोई कह रहा है कि जी हमने तो कहा था कि अगर अपने बाप का है या हम यूं लटका देंगे, यूं मूछें काट देंगे, यूं बाल काट देंगे, तो ये तो आ गया, तो लिहाजा अब हम अपने बाप के नहीं है। क्या कोई ऐसी बात कर रहा है? तो बात यह है ना कि यहाँ पर मसला क्या है? मसला यह है कि पाकिस्तान के अंदर अगर कोई पुरअमन एहतजाज करता है, कोई वॉक करता है, कोई रैली निकालता है, कोई जुलूस करता है, वो जुर्म बन चुका है। हमारे बेशुमार वर्कर इस वक्त गिरफ्तार हो चुके हैं, उनके ऊपर इतना तशद्दुद किया जा रहा है, और एमपी टिकट होल्डर, एमएनएस के जो टिकट होल्डर्स हैं वो भी सारे इसी तरह से उनके तशद्दुद किया गया है। किसी से पैसे मांगे जा रहे हैं, वीको डाले उनके पकड़ लिए गए, बाकी गाड़ियां उनकी पकड़ ली गई और नामालूम लोग पकड़ रहे हैं, गाड़ियों में घूम के पकड़ रहे हैं, सेक्टर्स के अंदर खड़े हैं, कोई एहतजाज नहीं कर सकता, कोई मूव नहीं कर सकता। मुल्क के अंदर ऐसा लग रहा है जैसे मार्शल लॉ लगा दिया गया है। तो ये क्यों किया जा रहा है? इसलिए कि एक मैं वापस आऊंगा आपकी तरफ, वापस आऊंगा। सर फरमाइए सर, ये आपने कहा था कि वो नहीं आ सकेंगे यहाँ पे, वो पहुंचे यहाँ पे, उन्होंने यहाँ पे तकरीर की, उन्होंने सहाफियों के साथ इंटरेक्ट किया, उसके बाद वो चले गए केपी हाउस के अंदर, फिर वो केपी हाउस से गायब हो गए और आपको 24 घंटे पता ही नहीं चला, ना आने का पता चला ना जाने का पता चला। तो इतनी रेंजर्स लगाने की, अफवाज पाकिस्तान के दस्ते लगाने की, पुलिस को एक्टिव करने का क्या फायदा हुआ फिर? बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। देखें, सबसे पहले तो एक जो चीफ मिनिस्टर होता है वो किसी जमात का चीफ मिनिस्टर नहीं होता, वो सूबे का चीफ मिनिस्टर होता है और ये सूबा इस रियासत का हिस्सा है। तो पीटीआई का उस चीफ मिनिस्टर को कहना कि तुम एहतजाज करो, किसके खिलाफ करो? रियासत हुकूमत के खिलाफ एहतजाज करो, ये इंतशार और मुल्क को तकसीम करने की साजिश है। क्योंकि अगर इनके पास कोई मेंबर होते, कोई यानी कि इनके पास कुव्वत होती इनकी जमात में, तो इनको चीफ मिनिस्टर को ना कहना पड़ता कि तुम एहतजाज करो। चीफ मिनिस्टर तो पार्टी का ही होता है ना सर? नहीं, चीफ मिनिस्टर पार्टी का होता है। हाँ, लेकिन वो नुमाइंदगी किसकी कर रहा होता है? सूबे की कर रहा होता है। तो एक अगर वजीर आजम किसका है, वो भी पार्टी का होता है, PMLN का वजीर आजम। लेकिन अगर मिसाल के तौर पर हमारी सिंध हुकूमत से अनबन हो जाए और वजीर आजम मुल्क का जो है वो रियासती मशीनरी लेके, पुलिस अब इस्लामाबाद की लेके या पंजाब की लेके, वो मशीनरी पूरी रियासती मशीनरी लेके सिंध में घुस जाए कि मैं एहतजाज करने आ रहा हूं, तो ये तो आप जंग की तरफ लेके जा रहे हैं ना, खाना जंगी की तरफ लेके जा रहे हैं। तो ये प्लान कि ये, और देखें इनको कहना कि हमने कोई पहले इस्लामाबाद में इन्होंने जलसा किया, लाहौर में जलसा किया, यानी कि ये रुक ही नहीं रहे। इनका मकसद है कि हमारा ये हक है, चाहे यहां सऊदी डेलीगेशन आने वाली हो, चाहे यहां वजीर आजम हो मलेशिया का है, चाहे ये मुल्क ठीक होने जा रहा हो या SCO होने जा रहे हो, ये इनका हक है कि ये मुल्क के अंदर जो है वो एक तमाशा लगाएं, मुल्क के अंदर तसादुम की सूरत हाल पैदा करें, मुल्क के अंदर इंतशार फैलाए। अभी यहां आपके कराची में एक हमला हुआ है, दहशतगर्दी का हमला हुआ है, 2 हमारे चाइनीज भाई मारे गए, इंजीनियर्स मारे। ये मुल्क के हालात हैं। दुनिया जो है वो जो हमारे दुश्मन है वो चाह रहे हैं कि हम इस मुल्क को डिस्टेबलाइज करें और ये उनके साथी बाजू बने हुए। अच्छा, वैसे सवाल ये है कि गंडापुर साहब को रोक नहीं सके आप? गंडापुर साहब यहां से निकल भी गए। उसकी वजह देखें, गंडापुर साहब रियासती मशीनरी लेके आए और वो मशीनरी छोड़ के भी चले गए। यहां बहुत सारी व्हीकल्स जो ऑफिशियल व्हीकल्स हैं, जो ट्रॉले हैं, वो फायर ब्रिगेड है, वो उधर छोड़ के चले गए। फिर रियासती सरकारी मुलाजमीन पकड़े गए और दर्जनों की तादाद से पकड़े गए और उनके पास असला भी था। यानी कि ना ये अपने वर्कर लेके आए, ये रियासती मशीनरी लेके आए। किसके पैसे पे लेके आए? सूबाई हुकूमत के पैसे पे लेके आए, फिर उस मशीनरी को इधर छोड़ के गए। ये तो साबित हो गया ना कि ये ट्रीजन में जाता है
कि आप चीफ मिनिस्टर होते हुए ट्रीजन का केस भी बना लें। नहीं, लेकिन ये अब इतने केस बना रहे हैं तो एक और बना लें आप। देखें, ये रियासत सोचेगी कि ये करना चीफ मिनिस्टर है आखिरकार, शायद हमें इस चीज का ख्याल है, उनको नहीं ख्याल कि वो चीफ मिनिस्टर हैं एक सूबे के। जब आप और वो हाउस को सील कर दिया पाकिस्तान की हिस्ट्री में पहली मर्तबा, ये बदकिस्मती है, ट्रीजन का केस भी ये बदकिस्मती है कि एक चीफ मिनिस्टर यलगार कर रहा है कैपिटल के अंदर। ये पहले नहीं हुआ कभी। ये जो ये रिवायत के रख रहे हैं और ये 10 दफा इन्होंने कहा कि जी केपी अलग हो जाएगा, फलाना हो जाएगा, ये किस तरह की बातें कर रहे हैं और ये किस तरह की ख्वाहिश रखते हैं? ये चाहते हैं कि मुल्क के अंदर जो माशी तरक्की आई है, जो बेहतरी आई है, उसको हम डिस्टेबलाइज करें। आज अगर महंगाई कम हुई है तो हम ऐसा तूफान खड़ा करें कि लोगों को नई परेशानी लाहक हो जाए। अगर ये एससीओ आ रहा है तो हम ऐसे दावे करें कि इंडियन फाइनेंस मिनिस्टर आके हमारे जलसे से खिताब करे कि वहां ये बात ना हो कि पाकिस्तान बेहतरी की तरफ जा रहा है, बात ये हो कि पीटीआई यहां इंतजार फैला रही है और यहां धमाके होने लगे। ठीक, अच्छा आजाद साहब ये फरमाइएगा सर, ये जो गणपुर साहब की दास्तान है, चले इस पर थोड़ा सा मैं टच करना चाह रहा हूं, ये आपको वैसे दिल को लगती है कि ऐसा ही हुआ होगा? क्योंकि पार्टी नहीं मान रही है, वर्कर्स नहीं मान रहे जी, वो बाकायदा दस्तों गिरबान है। सच्ची बात है, मैं चूंकि हमेशा मेरिट की बात करता हूं, मुझे ये चीज अपील नहीं करती। जिस तरह से उनका आना और चले जाना, दो बातें, या तो हुकूमत का बहुत बड़ा फेलियर है जो अपने आप को समझते थे और बड़े चैंपियन और तुरम खान बने हुए थे कि कोई आके दिखाए, कोई डी चौक में आके दिखाए, और वो इतने जो जलाल के साथ और लश्कर के साथ आए अपने स्क्वाड के साथ और गायब हो जाए, ये मेरी समझ से बालातर है। ये दोनों में से कहानी में या तो शिकार बचा है, या दो चीजें, या तो ये मिले हुए थे एक, ठीक है, और या ये जो फेडरल गवर्नमेंट है उसका बिल्कुल कंप्लीट फेलियर है, बिल्कुल। ये दो बातें। तीसरी बात ये, दूसरा गंडापुर साहब के लिए तो बड़ा आसान था पेशावर पहुंचना, तो लंबी यही सिचुएशन, तो बेहतर है अफगानिस्तान से होके आ जाते। स्टोरी बताई जा रही ना, मैं कम से कम इस पे बिलीव नहीं करता। मैं मेरिट की बात करने वाला बंदा हूं, मैं वकील हूं, मैं हरीपुर पहुंच गए सर, ये सारी स्टोरी जो है ना, मैं उस ऊपर से चौधरी साहब मैं गया हूं, पेशावर हाई कोर्ट कन्वेंशन था, जब गंडापुर साहब को बुरहान रोका हुआ था तो मैं पहले मोटरवे चौक में गया हूं, चूंकि लॉयर्स कन्वेंशन था, मैंने वहां पे जाना था, वहां पे बंद था। फिर मैं इस दामनेको वाली रोड से 5 घंटे सफर करने के बाद, यानी कचहरी से मैं तकरीबन कोई 9 बजे निकला हूं, 9:30, तो 5 घंटे के बाद मैं पेशावर पहुंचा हूं। मैं पहुंच गया हूं इस रास्ते से हरीपुर से, और हरीपुर से हजारा मोटरवे और सीधा पेशावर चला गया हूं, और हाई कोर्ट में उस लॉयर कन्वेंशन को मैंने अटेंड किया। बड़ा सिंपल सा था, वो वजीर आला है, ये मैं कभी हेलीकॉप्टर मंगवा लें, उसको भी छोड़ दे चौधरी साहब, मेरे पास पैसे नहीं है, मैं डीपीओ के पास गया हूं, मुझे उसने पहचाना नहीं, मुझे सिक्योरिटी, ये सारी चीजें फजूल है, ये बिल्कुल। मैं आपको पता है क्या क्यों कह रहे हैं, क्यों कह रहे हैं आप वैसे? आप इसलिए मुझे लगता है ऐसे है कि ये जो फेडरल गवर्नमेंट और कुछ आपस में इनका मामला तय था, जिसके मुताबिक उनका आना और जाना इनका है या किसी और का है, मैं उस पे, चूंकि मेरे पास एविडेंस नहीं, मैं एविडेंस पे बात करने वाला बंदा हूं। ये सारी कहानी जो है ना, ये सुपरस्टिशियस है, ये अनबिलीवेबल है। जो प्रूडेंट पर्सन है वो इसको बिलीव नहीं कर सकता। मैं कहता हूं कि अगर आप एक जो फ्लोर ऑफ द हाउस पे झूठ बोल रहे हैं, मुझे नहीं पता वो सच बोल रहे झूठ बोल रहे, मैं सियासी बात करना नहीं चाहता, मैं उस नहीं, मैं नहीं ये कह रहा, आप कह रहे, मैं नहीं कह रहा। देखिए उनको तो बाहर रखें यार, मैं हाँ, मुझे ना इसमें इन्वॉल्व करें या पीटीआई नून आपस में करें, मैं ला की भी बात कर दो तो लोग मेरे ऊपर फिर ये इंप्रेशन ले जाते हैं। अब आप सवाल करेंगे, मैं आपको काउंटर करूंगा, लोग कहेंगे कि मैं शायद किसी पॉलिटिकल पार्टी के बिहाफ पे ये बात कर रहा हूँ, वो मुनासिब नहीं। वैसे ये उम्र यार की कहानियां होती थी, बचपन में पढ़ते थे, बंदा सामने से गुजर जाता था, देखिए इस्लामाबाद से नजर नहीं आता था वो। चौधरी साहब, इस्लामाबाद से मेरे जैसा बंदा भी अगर ऐसी सिचुएशन में और मैं मतलूब हूं तो मैं नहीं जा सकता। तो इतना नामी ग्रामी शख्स जाओ जलाल लाओ लश्कर के साथ आपसे गायब हो जाए, 6.5 फुट का दो, मैं वही कह रहा हूं, और फिर पिकट पे बैठा रहा। मैं ये क्या स्टोरियां बता रहे हैं? अवाम को वो बात बताएं जो जेन्युइन अंतर की बात है, वो बताएं, अवाम के सामने सच बोले। ये अवाम के सामने ये स्टोरियां आप सुना के इससे आप वो नहीं कर सकते। ठीक है, मुझे ब्रेक लेने, एक छोटी सी ब्रेक, और ब्रेक के बाद दोबारा। प्रोग्राम में दोबारा खुश आमदीद। पंजोता साहब ये फरमाइएगा सर, अगर ये इंकलाब है और पाकिस्तान को आप बदलना चाहते हैं, तो इस इंकलाब में कोई एक एमपीए नहीं आया, कोई एक एमएनए नहीं आया, कोई एक सेनेटर नहीं आया,
पूरी पार्टी से स्वाबी तक आई, उसके बाद वापस चले गए और अभी तक आप सब जेरे जमीन है, कुछ सामने नहीं आ रहा। तो क्या ये इंकलाब सिर्फ वर्कर्स ने लेके आना है, आम आदमी ने लेके आना है और आप सब सिर्फ बेनिफिशियरी होंगे उसके? देखें जज साहब, शायद आपने वीडियोस नहीं देखी, मैं तो बिल्कुल टिकट हमें मिला हर जगह के ऊपर अल्हम्दुलिल्लाह, और हर जगह सर मैं एमपीएस, एमएलए और सेनेटर्स की बात कर रहा हूं, पार्टी क़यादत भी बात कर रहा हूं। भी देख लें तो हमारे टिकट होल्डर्स रात को भी मैं अगर आपको बताऊं तो तकरीबन कोई 30-40 या से भी ज्यादा की तादाद के अंदर इसी तरह से इस्लामाबाद मौजूद थे और एक पूरा हमने ग्रुप बनाकर और सर मैं टिकट होल्डर्स की दाद दे रहा हूं, आपके जज्बे की दाद दे रहा हूं, लेकिन वो लोग जो ईमानों के अंदर है वो कहां थे? नहीं देखें, जो एमएनएज हैं उनके हवाले से हमारी बड़ी वाज़ेह पॉलिसी थी कि उन्होंने नहीं आना, क्योंकि आपको पता ही है कि काजी फैसल साहब ने 63A के ऊपर फैसला देकर जो हॉर्स ट्रेडिंग है कि कोई एक पार्टी से दूसरी पार्टी अलग जाए तो उसको जायज है, तो उस चीज से बचने के लिए, क्योंकि हमारा एहतजाज जो हो रहा है वो इस आईनी तरमीम जो एक जुडिशल एक आइन को हमला करने की कोशिश की जा रही है, उसके खिलाफ हमारी उसके अंदर ज्यादा प्रायोरिटी है। तो उस चीज को अगर हम एहतजाज करते रहे उधर से हमारे उठाकर अपने नंबर, तो वो चीज आईनी और एक पॉलिसी बनी थी कि मैंने नहीं आना। जहां टिकट होल्डर्स की बात है, एमपीएस की बात है, तो काम आए। और अब मैं आपको वसूख हमारे कई ऐसे टिकट होल्डर्स हैं कि जो भी 20 गिरफ्तार हैं, भी बेशुमार उनके साथ जो वर्कर्स, उनके जो ड्राइवर गाड़ियां वो पकड़े और उनका भी नहीं बता रहे कि वो किस थाने के अंदर हैं, कौन कितनी बड़ी कैबिनेट है आपकी खैबर पख्तूनख्वा में, सिर्फ चीफ मिनिस्टर यहाँ पे पहुंचे हैं, कोई कैबिनेट मिनिस्टर यहाँ पे नहीं आया, सिवाय 1-2 के बारे में था, वो भी गिरफ्तार नहीं हुए, वो भी निकल गए। और इसके अलावा कोई आप देख लें वहां से अगर कोई यहां पहुंचे, ठीक है एमएनएस आपने छुपा दिए होंगे, लेकिन सेनेटर्स हैं, पार्टी की क़यादत है, अपोजिशन लीडर हैं, कहां है वो सब? नहीं देखें, अपोजिशन लीडर जो हैं वो आपको मैंने बताया कि वो खुद भी हैं, और उसके अलावा जो उनके साथ थे, मीना खान थे, ये थे, वो सारे बिल्कुल आता है। आजम सवाती साहब जो भी इस वक्त भी अरेस्ट हैं, खान साहब मैंने अरेस्ट हैं। उसके अलावा हमारे दीगर जो ISF हो, यूथ हो, या दीगर हमारे जो तंजीमों के हवाले से थे या टिकट होल्डर्स थे, वो भी इस वक्त भी गिरफ्तार हैं और उनका कोई अता पता नहीं बताया जा रहा। मैं अभी जनूबी पंजाब की भी अगर बात करूं, वहां से लोग गिरफ्तार किए गए, वहां के प्रेसिडेंट जो है मुख्तलिफ इलाकों के गिरफ्तार किए गए हैं और उनका कोई अता पता नहीं बताया जा रहा। यही कहा जाता है जी कि इसको वो फलानी एजेंसी जो है वो डील कर ली है, इसलिए वो जो मुतल्लिका SHO है या SP है या SSP है वो भी बिल्कुल बेबस है, क्योंकि वो खुद डील नहीं कर रहे। तो इस तरह का मुल्क के अंदर ये सूरत हाल हो चुकी है, जिसमें मैं वाज़ेह कहना चाहता हूँ कि यहाँ पर आइन हो या कानून हो, तो बिल्कुल कोई खातर या तवाज़ा नहीं रखा जा रहा। जहाँ बुनियादी हकूक हैं, एक बंदा अगर किसी जुर्म किया है तो उसको किया जाए नॉमिनेट, किसी मामले के अंदर वो भी नहीं है। मैं आपको एक मिसाल भी सही, कि हमारे एक वर्कर रासा ये फरमाइश सर, ये देखें अब आईनी तरमीम शायद आप करना चाह रहे हैं और मौलाना फजलुर रहमान साहब को थोड़ा सा आपने राजी भी कर लिया है, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को खौफ है कि आप उनके MNS चोरी कर लेंगे, और जब मुल्क के अंदर ये सूरत हाल होगी तो कैसे मुल्क चल सकेगा फिर? देखें जावेद साहब, हम तो कोशिश कर रहे हैं कि हम 2/3 अक्सरियत जो है उसको गेन करें और फिर हम आईनी तरामीम जो हैं वो लेके आएँ। ये तो अब इल्जामात हैं कि किसी का MNA कोई चोरी हो जाएगा, जो कुछ भी होगा आइन कानून के मुताबिक होगा ना, उससे बालातर होकर तो नहीं होगा। और ये पार्लियामेंट का राइट है, अगर एक जमात के पास या कंसेंसस के साथ आपके पास 2/3 आ जाए तो आप आईनी तरमीम करें। तो वैसे नंबर्स क्या वो पूछ रहे हैं पंजोता साहब के, नंबर्स कहां से पूरे करेंगे? नहीं, नंबर्स तो पार्लियामेंट से ही पूरे होंगे ना। और अगर कोई ऐसा, देखिए बात ये कि अगर कोई ऐसा मेंबर जो है, अगर हमें कोई आजाद मेंबर ज्वाइन करता है तो वो भी कर सकता है, इसमें कोई बात तो नहीं। तो आप इसलिए आजाद के साथ खेल रहे हैं, जो 8 आजाद हैं? नहीं, बिल्कुल डेफिनेटली हम तो सारों को, हम तो PTI को कह रहे हैं कि आए आईनी तरमीम का अंदर हिस्सा बने, इसके अंदर वोट करें। हम तो इनको भी कह रहे हैं। ये तो अलग बात है कि ये तो किसी फलस्तीन का मामला हो, गाजा का मामला हो, उसमें नहीं आके बैठते, लेकिन हम तो कह रहे हैं कि आके हमें सपोर्ट करें आईनी तरमीम में। अच्छा, वैसे मौलाना हो सकता है इनमें से कुछ लोग, हम मौलाना राजी हैं? देखिए हम कोशिश जारी है और मौलाना साहब ने अपनी कोई जो है आप वैसे पंजोता साहब रुकिएगा, मैं आऊंगा आपकी तरफ।
पहले राणा साहब को बात मुकम्मल करना है। मौलाना जी, साहब जो है उनसे बातचीत जारी है, इंशाल्लाह हम पूरी उम्मीद है कि मौलाना साहब भी हमें सपोर्ट करेंगे आईनी अदालत की। और ये शंघाई ताउन तंजीम समिट से पहले हो जाएगा, बाद में होगा, क्या डेट? देखिए मेरे ख्याल से अभी तो हुकूमत जो है अभी एक सऊदी डेलीगेशन आ रहा है उसके ऊपर फोकस्ड है, उसके बाद फिर ये शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन SCO होने लगा है, उसके ऊपर फोकस होगा। तो मेरे ख्याल से एज सून एज पॉसिबल हमें जब 2/3 अक्सरियत की जो है वो हो जाती है तो फिर हम नहीं 18 अक्टूबर 19 अक्टूबर को जी मेरे ख्याल से तब मुमकिन तौर पे हो जाएगा। और इस दौरान आप 2/3 अक्सरियत पूरी कर लेंगे अपने? देखिए हम मुशावरत कर रहे हैं सबके साथ, और मखसूस सीटें जो वो भी आपको मिल जाएंगी उस दौरान, क्योंकि स्पीकर साहब ने आज खत लिख दिया है। देखिए ये तो मैं कुछ नहीं कह सकता कि इलेक्शन कमीशन क्या करेगा, बहरहाल हम अपनी कोशिश जारी की है, ठीक है, हमारा फोकस है। अच्छा रियासत साहब, अब क्योंकि आपने तो अपना भी एक फार्मूला बनाया है, अपना भी एक पैकेज दे दिया है और बड़ा अच्छा आपने वकला को मोबिलाइज भी किया है, तो अब फरमाइएगा गवर्नमेंट का फार्मूला और आपके फार्मूले में फर्क क्या? हमारे फार्मूले में ये कि हमारा ये है, हमने जो तय किया कि हम सुप्रीम कोर्ट के पैरेलल किसी भी मुल्क में ऐसी अदालत नहीं है, ठीक है। दूसरी बात, 2 सुप्रीम कोर्ट जी नहीं हो सकती, या सुप्रा सुप्रीम कोर्ट ये नहीं हो सकती। इसका हल है, इसका सोल्यूशन क्या है कि आप हाई कोर्ट्स के अंदर अगर 10 जजेस काम कर रहे हैं तो वहां पे आप 5 जज और लगा दे, 15 कर दे, और वो 5 लोग कॉन्स्टिट्यूशन मैटर देखेंगे, यानी बेंच बना दे। सुप्रीम कोर्ट के अंदर जैसे शरीयत एपलेट बेंच है, आप वहां पे एक कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच बना दे, डेजिग्नेट कर दें कि जो सारे नीचे से मैटर कॉन्स्टिट्यूशनल आएंगे वो सुनेंगे। आप इस गवर्नमेंट के और फिर अपील सुप्रीम कोर्ट आप पाकिस्तान में होगी, वो तो फिर जो प्रोसीजर होगा उसको फॉलो किया जाएगा, जो हाई सुप्रीम कोर्ट के रूल्स। सुप्रीम कोर्ट में ही अपील होनी है फिर तो फायदा क्या है? देखें वो आप ये चाहते हैं ना कि बाकी जजेस जो है बाकी आम केसेस सुने, और ये जो कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट जिसको ये कहते हैं वो कॉन्स्टिट्यूशन मैटर सुने। अगर एक बेंच वही काम उस अदालत का इधर बैठ के कर रहा है, इसमें कबात क्या है? आप गवर्नमेंट एक्सचेकर के ऊपर एक बोझ, एक नया सिस्टम ला के जुडिशल स्ट्रक्चर को चेंज करना चाहते, आप जुडिशल कमीशन को चेंज कर रहे हैं, आप पार्लियामानी कमीशन कर रहे हैं। हम हमेशा ये ट्राइकोटमी ऑफ पावर कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर लिखा हुआ है, अल जिहाद ट्रस्ट वर्सेस फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान में ये ऑर्डर कर दिया गया है कि अदलिया इंतजामिया से अलग होगी। अब जब वजीर आजम और प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान उस कोर्ट के जजेस की तैनाती करेगा तो उस प्रिंसिपल की वायलेशन हो जाएगी, जो आपने जिस जजमेंट को मैंने रेफर किया, ट्राइकोटमी ऑफ पावर को वो इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी को आप एट स्टेक लगा रहे हैं। जब आप सियासी तैनातियां करेंगे वो जजेस भी सियासी होंगे, उनके फैसले भी सियासी होंगे, तो सारी तैनातियां सर सियासी होती है ना, गवर्नर्स जो हैं वो गैर सियासी होते हैं सर, चीफ मिनिस्टर्स गैर सियासी होते हैं सर। जुडिशल कमीशन जो जजेस, अब आपको क्या पता कि जिनको आप जज लगा रहे हैं वो कॉम्पिटेंट है या नहीं है? उसके अंदर जुडिशल कमीशन और आर्टिकल 175A के अंदर यह लिखा हुआ है कि कंसर्न चीफ जस्टिस नाम फ्लोट करेगा, जुडिशल कमीशन में जाएगा, जिसमें पार्लियामान भी है, जिसके अंदर पाकिस्तान बार काउंसिल भी है, अटॉर्नी जनरल भी होता है, अगर सूबे का है तो एडवोकेट जनरल होगा। वो सारे लोग बैठ के वो उसकी वो करके इवेल्युएशन करके तो उसको जज उसका मैंने ब्रेक लेने लेकर सवाल आपके पास छोड़ा हूं कि अगर आपका ये पैकेज या आपका फार्मूला गवर्नमेंट एक्सेप्ट नहीं करती और अपनी तरमीम कर देती है तो फिर आपका लाहेअमल क्या होगा? छोटी सी ब्रेक और ब्रेक के बाद दोबारा प्रोग्राम में दोबारा खुश आमदीद। वैसे आजाद ये फरमाइए, आपकी जो तजावीज़ है, वकला की जो तजावीज़ हैं, अगर गवर्नमेंट नहीं मानती और ये अपना आईनी पैकेज ले आते हैं, एक आईनी अदालत बना देते हैं, जजेस की अपॉइंटमेंट का तरीका बदल देते हैं, यानी कि इन 2 चीज़ों पे तो इत्तफाक हो गया इनका, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, मौलाना फजलुर रहमान नून लीग, तो आपके पास क्या फिर ऑप्शन बचेंगे? देखिए 2 बातें राना साहब जैसे फरमा रहे थे कि अगर हम गेन कर लेते हैं, गेन करना तो आपका साफ जाहिर है कि इसका मतलब है कि आपके पास नहीं है, अगर आप करेंगे उनके पास तो नहीं है, ठीक है ना, तो गेन करना पार्लियामानी निजाम के अंदर और इन रवायात को जन्म देना ये मुनासिब ही नहीं है। वैसे मिल मिला के करते हैं। मेरी बात सुनिए, तीसरा इन्होंने मौलाना साहब का कहा है कि आईनी अदालत पे हमारा हो गया, मैं नाम कोट नहीं करूंगा लेकिन मेरी आज बात हुई है, ठीक है, अभी तक उनका कोई इनके साथ कंसेंसस नहीं है, उन्होंने इसके ऊपर अपनी रिजर्वेशन शो की है, अभी तक वो मुसवदा जिस पे आपने लेजिस्लेशन करनी है वो पब्लिक में नहीं आया। आइन के अंदर लिखा हुआ है
कि आप सेक्रेटरी को रेजोल्यूशन देंगे कैबिनेट के अप्रूवल के बाद, एजेंडा भी साथ होगा, फिर जब सेनेट में जाएगा उसकी 3 रीडिंग्स होगी, वो प्रोसीजर कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर लिखा हुआ है, बगल से निकाल ऐसे ही होगा। उस दिन ऐसे ही हो रहा था, उस दिन रात को ऐसे ही हो रहा था। कैबिनेट के अप्रूवल के बगैर आप मेंबरान पार्लियामेंट को अंदर लेके आ गए, पहले अप्रूवल लेते, फिर एजेंडा पुट करते, नहीं ये चीजें रिकॉर्ड पे है, ये आप वो शो उठा के देख ले, ये तरीका कार नहीं, प्रैक्टिकल ये देखे ना, प्रोसीजर को फॉलो करें ना, आप उसको फॉलो करके लेके आए, क़यामत तो नहीं आ रही होगा भाई, 25 को क़यामत का आखिरी दिन जल्दी आखिरी दिन है वो 25 नवंबर हो जाए, दिसंबर में हो जाए, आपने करनी है, सब्र कर ले। इंटेंशन बहुत मैटर करती है लेजिस्लेशन के अंदर। चौधरी साहब, इंटेंशन, मंजरिया, स्टेट ऑफ माइंड 25 अक्टूबर 25 अक्टूबर वो आप कर लेना। मैं समझता हूं, मैं राणा साहब को सैल्यूट मारूंगा 25 के बाद इस पे लेजिस्लेशन मुझे करके बताएं, मैं सैल्यूट मारूंगा, मैं इनकी हर बात करेंगे। और मैं इसीलिए कह रहा हूं कि 25 को क्या क़यामत है, 25 को क्या क़यामत है। नहीं, मेरी बात सुने, मुझे तो ये बड़े एग्रेसिव हुए हैं, मुझे समझ नहीं आ रही कि अगर पार्लियामेंट के अंदर 2/3 अक्सरियत से कोई आईनी तरामीम होती है तो ये पार्लियामेंट नहीं कर सकती, कर सकती है सर। आपके पास अदद नहीं है सर, नहीं, बर्तरी नहीं है आपके पास, तो फिर नहीं होगा पास। अगर हमारे पास बर्तरी नहीं है तो फिर आईनी पैकेज नहीं आएगा, अगर बर्तरी होगी तो आईनी पैकेज आ जाएगा। तो डेस्परेट क्यों है इतने ज्यादा? कौन डेस्परेट है? क्या हम तो छोड़ रहे हैं? हम तो ठंडे बैठे, नहीं एक मिनट, हम तो ठंडे बैठे हुए हैं। अभी ये सऊदी डेलीगेशन आया, उससे पहले हमने प्राइम मिनिस्टर आए हैं मलेशिया के, अभी एससीओ होना है, उसके बाद कर लेंगे। ये तो दूसरे नहीं है, जैसे मंसूर अली शाह साहब चीफ जैसे बन जाए, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखें आज बिल्कुल आज का कानून कर देंगे ना, अभी टाइम मौजूद है। अगर आखिरी दिन भी हम नोटिफिकेशन कर देते हैं मंसूर साहब का तो वो देर से तो नहीं होगा ना। लटकाने की क्या जरूरत है? ये जान है ना, देखिए गवर्नमेंट का आखिरी दिन तक कोशिश करेंगे आप। देखिए गवर्नमेंट एक मिनट ना, अब आप कैसे ये क्या मैलेफाइडी, इसलिए एक मिनट, मैलेफाइडी पे मबनी नहीं है, गवर्नमेंट का प्रोगेटिव है कि वो 24 घंटे पहले नोटिफिकेशन करे, 12 घंटे पहले करेगा, 3 महीने पहले करे, या 3 महीने या मैं कह रहा हूं पहले क्यों किया? गवर्नमेंट का प्रोगेटिव है। नहीं कौन सा कानून, नहीं मुझे बताएं कौन सा कानून है, कौन सा कानून मुझे बताएं, कौन सा कानून है जो गवर्नमेंट को मना करता है या कह रहा है 3 महीने पहले? आपने वो पहला नोटिस किया, वो कौन सा प्रेरोगेटिव है? ये प्रोगेटिव है ना, ये प्रोगेटिव है, गवर्नमेंट का राइट है, गवर्नमेंट चॉइस है ना। यही तो मैलेस है, यही तो मैलेस है कि 25 कानून जब हमने एक चीज कानूनी तौर पे हो रही है, उससे पहले कानूनी तौर पे हो रही है, लिमिट बढ़ानी है। देखिए ये वकील है, लेकिन ये कोई ऐसी वो जेन्युइन बात नहीं कर रहे हैं जो कानूनी बात हो। कानून बताना कि इनके अपने बंदे ना निकल जाए, आर्टिकल 63A के तहत इनके अपने निकल जाएंगे, देख लेना, ये तो वोट पाए से अपने निकल जाएंगे, अपने घर का बंदोबस्त कर रहे हैं। हमें तो कोई फिक्र नहीं है, इनको ज्यादा कोई मेरे ख्याल से फिक्र है। ये मैं वही तो कह रहा हूँ कि ये खाली आजाद अदलिया चाहते हैं, क्या मसला है? नहीं देखिए, अगर आजाद अदलिया चाहते हैं तो हमारी पार्टी के मेंबरों की कहां से बात कर रहे हैं? देखिए ये बात आपके निकल गए तो फिर मसला खराब हो जाएगा, तो फिर नहीं होगी पास। देखिए मैं तो कह रहा हूँ टेंशन क्या है भाई, सादगी से कहते नहीं तो नहीं पास होगा। देखिए टेंशन क्या है, अगर 2/3 होगी तो पास होगी, वरना नहीं होगी। हम तो कोई इसमें टेंशन ले ही नहीं रहे। अच्छा वैसे थोड़ा टेंशन तो है ना, आपको ज्यादा लग रही है, पानी पिए। हम इनको ज्यादा लग रही है, हम अदलिया के माफत है, आपको 2 गिलास पानी पीना चाहिए। अदलिया तो अल्हम्दुलिल्लाह देखिए की बात करते देखिए बुकला, अभी ये पंजाब बार काउंसिल का भी जो है वो मौकफ आया है, पॉजिटिव मौकफ आया है, हमारा वो जो है सपोर्ट कर रही है गवर्नमेंट के। इनकी हुकूमत जब अपोजिशन में जाएगी, यही अदालत इनके गाटे फिट होगी, यही निजाम इनके गाटे फिट होगा, यही निजाम इनको लगेगा, इसी निजाम को ये गालियां देंगे, उसको रिवर्स कर देंगे। हाँ, ये उस निजाम को जो अभी ये खुशी और शादियाने बजा के करने जा रहे ना, ये एक वक्त आएगा, इसको कहेंगे कि हमसे गलती हुई थी। जैसे ये वो इफ्तिखार चौधरी के अमेंडमेंट को कहते हैं हमसे जबरदस्ती करवाया गया, आपसे बड़ी गलतियां हुई हैं, आपसे क्यों की उस वक्त भी आज आप कह रहे हैं गलती थी, तो ऐसा ना 26 में रोना पड़े आप तो कह रहे हैं फिर रिवर्स कर लेंगे। देखो के साथ मजाक नहीं, आप मुझे तो समझ नहीं आ रही, इनको पानी पिलाएं, इनको पानी पिलाएं। देखिए नहीं, गुड्डी गुड्डे का खेल नहीं है, हम भी आप कर लेंगे। आपको इसमें कौन सी कवाहत हो रही है, आपको कौन
इनडायरेक्ट एक साल नहीं चला, आपको कौन सी बात आगे, ये आपकी लेजिस्लेशन है, ये आपकी कॉम्पिटेंस, ये आपकी कमांड है लेजिस्लेशन के ऊपर। जो पार्लियामेंट है वो कोई तरमीम नहीं करे, अगर उसके पास 2/3 नहीं है, अगर आप कहें 2/3 हो भी तो नहीं कर सकते। कॉन्स्टिट्यूशन फेडरेशन की अलामत है, पूरी फेडरेशन यूनिट्स उसका क्या होना चाहिए, क्या कानून है? जब आपका देखें इत्तेफाक, मैं भी इत्तेफाक कह रहा हूं। आप क्या समझते हैं कि मुल्क के अंदर चैन और अमन और शांति और बाकी रावी चैन लेकर आए सिवाय इस जुडिशल इत्तेफाक हो, आप अदलिया को मिलिया मेट करना चाहते हैं, भाई इत्तेफाक होगा तो होगी ना, बनाना चाहते हैं, अपनी मर्जी का जज लगाना चाहते हैं, अपनी मर्जी के फैसले लेना चाहते हैं, ऐसा कुछ आप पॉलिटिकल पार्टी को विक्टिमाइज करना चाहते हैं, किसी पॉलिटिकल पार्टी को आप बैन करना कोई पॉलिटिकल पार्टी आप उस कोर्ट में अगर अपनी मर्जी का सदर लगा सकता है, अपनी मर्जी का आर्मी चीफ लगा सकता है, तो चीफ जस्टिस क्यों नहीं लगा सकता? ये तो फिर बात आगे के जो मेरा भाई चूंकि इस वक्त इख्तिदार में, तो इख्तिदार में तो फिर जो मर्जी गलत सही इनका वो है कि जो हम कर रहे हैं वही सही है, गलत को गलत। ये अभी पीटीआई की नुमाइंदगी कर रहे हैं, भरपूर तरीके से मेरा से बिल्कुल कोई तल्लुक नहीं, बिल्कुल अच्छे तरीके से गंडापुर का आपने सवाल पूछा, मैंने गंडापुर की बात की, गंडापुर ने जो बात की मैंने कहा मैं डिसबिलीव करता हूँ, उस पर कोई शख्स नहीं मानता, उसने जो कुछ स्टोरी बताई है वो गलत बात कर रहा है, उसको अवाम को सही बात बतानी चाहिए, मैं उसको भी कंडेम कर रहा हूँ, गलत है वो। आप लोगों से सच बोले, आप ये ना करवा लेते हैं जो आप ये देखिए, अगर आपने मुझे जबरदस्ती बनाया तो मैं उसके लिए तैयार हूँ। नहीं, मेरे ख्याल से आप आधे बने हुए हैं। कानून की बात अगर पीटीआई को सपोर्ट करती तो फिर आप मुझे जो मर्जी कहे, मैं आइन और कानून की बात कर रहा हूँ, हम आजाद अदलिया पे कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे, कानून ये बिल्कुल हम अदलिया को नहीं मिटाने देंगे, इस मुल्क के आइन और कानून क्या कहते हैं, खत्म नहीं करने देंगे। आइन और कानून आपको सिर्फ ये रहेगा जुडिशल रिफॉर्म के अदलिया खत्म कर दो, जुडिशल कमीशन खत्म कर दो, एक सियासी अदालत बना दो, उसके ऊपर एक अदालत बना दो, सियासी नहीं है वो सियासी, उसकी तैनाती कब होगी सियासी, तो वो सियासी अदालत होगी। अच्छा, मुझे ब्रेक लेने दे। पंजोता साहब, आपके पास सवाल छोड़ के जा रहा हूं कि आज औरंगजेब साहब जो वजीर खजाना है उन्होंने डिक्लेयर किया कि एक दिन हड़ताल होती है 190 अरब रुपए का नुकसान होता है। ये रोज आप हड़तालें कर रहे हैं, रोज आप जलसे कर रहे हैं, रोज आप जुलूस यहां पे लेके आ रहे हैं, रोज आप मुजाहरे कर रहे हैं, पाकिस्तान की इकॉनमी पर रहम क्यों नहीं खाते आप? छोटी सी ब्रेक, और ब्रेक के बाद दोबारा जरूर। प्रोग्राम में दोबारा खुश आमदीद। पंजोता साहब, ये फरमाइएगा सर कि अगर रोजाना एक हड़ताल से 190 अरब रुपए का नुकसान हो रहा है पाकिस्तान का, तो ये आप रोजाना की बुनियाद पे जो पाकिस्तान को नुकसान पहुंचा रहे हैं, पाकिस्तान कैसे स्टैंड करेगा सर? तो साहब, बड़ा मैं इसके ऊपर वाज़ेह करूंगा कि सबसे पहली बात यह है कि राशिद अली साहब बैठे हुए, जिस तरह माशाल्लाह इनकी सोच आजाद है और इस तरह से ये आजाद एक ओपिनियन रखते हैं, तहरीक इंसाफ से ताल्लुक नहीं है, और एक इंडिपेंडेंट बंदा, हर बंदा इस मुल्क का, हर शहरी ये फर्ज समझता है कि उसके आइन के ऊपर हमला ना किया जाए, उसकी अदालतें आजाद हों, तमाम इदारे आजाद हों, किसी को यरगमाल ना बनाया जाए, किसी की मंशा के मुताबिक मुल्क ना चले। आपने उनकी ओपिनियन देख ली, उनकी राय देख ली, उनके जवाबात देख ली, उनकी सोच देख ली, यही पूरे पाकिस्तान की सोच है, सिवाय एक टोले के जो कि 547 के जरिए आकर बैठा हुआ है। तो ये जो आकाशी, वैसे इसी शो में इन्हीं आजाद साहब ने जो गंडापुर साहब के बारे में फरमाया था शो के पहले हिस्से में, उससे आपको इत्तेफाक नहीं था? देखिए, अगर कोई, ये पाकिस्तान है ना, इसके अंदर अगर कोई एक गैर कानूनी अमल होता है, कोई ऐसा काम होता है, तो पाकिस्तान के शहरियों का एक अखलाकी भी हक है और एक आइन भी उन्हें हक देता है कि वो आवाज बुलंद करें, वो चल सकते हैं, सड़क पर चल सकते हैं, टोलियों की शक्ल में चल सकते हैं, झंडे उठाकर एहतजाज कर सकते हैं, वो उनका राइट है। सबसे पहले इनसे पूछे कि क्यों ये कदगन लगाया गया पाकिस्तान के अंदर कि हम एहतजाज नहीं कर सकते या जलसा नहीं कर सकते, कोई इनके पास जवाब नहीं होगा। आप इनसे सवाल करें, ये कहेंगे कि ये 9 मई वाले इस वजह से नहीं कर रहे। 9 मई वाले हैं तो संजानी के अंदर क्या 9 मई वाला हो गया मामला, हमने लाहौर के अंदर किया, क्या 9 मई वाला मामला हो गया? इससे पहले भी जितने हमने एहतजाज किए, कहीं पर ऐसा नहीं। सबसे ज्यादा जलसे इमरान खान साहब ने 28 साल अपनी सियासत के अंदर किए हैं, लेकिन कहीं पर ऐसा नहीं हुआ। 9 मई का मलबा जो हमारे ऊपर डाला गया, वो उन तमाम जलसों का या उसके बाद 9 मई के बाद जो जलसे हुए हैं या रैलियां या एहतजाज हुए, वो वाज़ेह सबूत देता है कि हम पुरअमन जमात हैं और हमने पुरअमन होने का मैसेज दिया। 22 को भी खान साहब ने दिया, जिस वक्त आ गया कि यहाँ पर इस्लामाबाद। रुकिए साहब, अगर वो एक पुरअमन जमात है, जलसा करना उसका हक है,
और 190 अरब रुपए का नुकसान हो जाता है, वो उन्होंने एक दिन जलसा करना होता है, 6 दिन आप पहले शहर को बंद कर देते हैं, इसका मतलब 190 अरब का नुकसान उन्होंने कर दिया और तकरीबन 1000 अरब का नुकसान आपने कर दिया। नहीं, ऐसे नहीं है जी। देखें, इन जलसा किया, इस्लामाबाद में किया, फिर लाहौर में किया, फिर इन्होंने कहा हमने दोबारा इस्लामाबाद में करना है। इनका एजेंडा है, मुल्क की मईशत को डीरेल करने का एजेंडा है इनका, सियासी अदम इस्तेकाम फैलाने का इनका एजेंडा है। और ये साबित हो गया ना कि अभी SCO है, उससे पहले जिस तरह का ये यहाँ इन्होंने माहौल पैदा किया हुआ था इस मुल्क में, जिस तरह के इनके बयानात आए कि इंडियन फॉरेन मिनिस्टर हमारे जलसे में आ जाए, जिस तरीके से ये ऑक्सफोर्ड का जो पूरा एक IMF को खत लिखना, ये इनका खतरा ये है इनको कि मईशत की, महंगाई की बात करें वो काबू में आ गई है, आपका एक्सचेंज रेट काबू में आ गया है, आपकी स्टॉक मार्केट को आप देख लें, IMF का मुआहदा हो गया है, मुल्क तरक्की की राह पे दोबारा गामजन हो गया है। इनका खतरा ही है। ये चाहते ही नहीं है कि ये ऐसा हो कि अवाम को कोई उम्मीद मिले कि उनके मुस्तकबिल जो हैं वो बेहतर होने जा रहे हैं। ये उस उम्मीद के खिलाफ जंग लड़ रहे हैं कि अगर ये उम्मीद अवाम को मिल जाएगी तो फिर इनकी सियासत कहां रहेगी। और खान साहब वहां बैठे इनको ये हुक्म देते हैं कि आपने इस मुल्क के अंदर इंतशार फैलाना है, और ये उनके हुक्म को जो है वो अमल दरामद जो है ये पूरी जमात जो है वो करने की कोशिश कर रही है। वैसे वो पुरअमन जमात है, और दूसरा ये है कि जलसा करना, जुलूस निकालना, एहतजाज करना उनका हक है, तो हमने हक क्यों नहीं दे रहे आप? नहीं, देखें, मैं तो बता रहा हूं, हमने हक दिया ना, इस्लामाबाद में दिया नहीं क्या? हमने लाहौर में दिया नहीं? इन्होंने किया नहीं जलसा? सर कितना रोक के सर। नहीं, देखें उसकी वजह है मवेशी मंडी में आप उनको देखें, अभी आपने कराची में देखा कि किस तरह का वाकया हुआ। आपके जो मुल्क के जो दुश्मन है वो इस चीज से परेशान है कि मुल्क तरक्की की राह पे दोबारा जा रहा है, और वो सैबोटाज कर रहे हैं। ये जो दहशतगर्दी का वाकया है उस पर तवज्जो देना, जुलूस रोकने में लगे हुए हैं, एहतजाज रोकने में लगे हुए हैं। इनके जुलूस में खुदा को, चाइनीज इंजीनियर्स को सपोर्ट करते हैं सर। जावेद साहब, इनके जुलूस में धमाका हो जाए, अगर ये सिक्योरिटी मेजर्स हम ना लें, खुदा ना खास्ता, हम नहीं चाहते ऐसा हो, ये जो सिक्योरिटी मेजर्स लिए जाते हैं ये सिक्योरिटी थ्रेट्स और अलर्ट्स के मुताबिक लिए जाते हैं। अगर ये सिक्योरिटी मेजर्स ना लिए जाए तो यहाँ खुदा ना खास्ता कोई बड़ा इंसिडेंट हो जाए, सिक्योरिटी मेजर्स यहाँ से चीफ मिनिस्टर निकल गया, देखिए दहशतगर्दों को आते हुए कौन सी देर लगेगी? देखिए, वो रियासती मशीनरी के साथ आए थे, उन्होंने रियासती मशीनरी को इस्तेमाल करके किसी अगर रियासती मशीनरी के साथ आ गया तो बिल्कुल रोकना मुश्किल। अगर रियासती मिल जाएगी दहशतगर्दों के साथ तो मुश्किल हो जाएगा ना। ये तो हम तो कह रहे हैं अखवानी लेके आए, 2-2 हजार रुपए इन्होंने अखवानियों को दिए, 2-2 हजार रुपए अखवानियों को दे के ये लेके आए। खुद ये जो गंडापुर साहब आए वो 7 अखवानी लेके आए। अब ये जो है यहाँ यही तो सिक्योरिटी थ्रेट है जो अगर जिसको आप नहीं कंट्रोल करेंगे तो पता नहीं क्या हो जाएगा इस मुल्क के अंदर, और वो करना चाह रहे हैं हमारे दुश्मन। ठीक, आजाद साहब, वैसे सवाल फिर वही दोबारा मैं दोहराऊंगा कि अगर इनकी आईनी तरामीम पास हो जाती हैं तो आपका लाहेमल क्या होगा? क्या अभी तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, हमें उम्मीद है कि ये हो नहीं सकेगा। सबसे पहली तो ये सर ये भी बड़े पुर उम्मीद है, वो पुर उम्मीद है ना। हम आपको बता रहे हैं कि इनको भी पता है कि इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होने हैं। मुमकिन है कि ये अंदर से ना चाहते हो लेकिन अपनी फेस सेविंग के लिए इसको भी एक्सेलरेट कर रहे हो, ये एक एस्पेक्ट ये भी हो सकता है। अगर ऐसा हो जाता है तो जैसे हम इसको ना होने के लिए अपोज कर रहे हैं और बैक टू बैक कन्वेंशन और एक मूवमेंट हम इस पाकिस्तान के अंदर जुडिशरी के सेव करने के लिए, इस आइन को सेव करने के लिए, इस मुल्क को सेव करने के लिए हम कर रहे हैं, तो उसके बाद भी हम जदोजहद को जारी रखेंगे। तो एक और मूवमेंट चलेगी। हमने जो स्लोगन रखा था हमारे कन्वेंशन के अंदर, सेव द जुडिशरी, सेव द कॉन्स्टिट्यूशन, सेव द पाकिस्तान, इसी मंशूर के साथ हम आगे गो एड जाएंगे। और इंशाल्लाह आप उसे इंप्लीमेंट नहीं होने देंगे। देखिए इंप्लीमेंट क्या होना है, अगर ये बनाते हैं आईनी कोड बनाते हैं तो वुकला उसका बाईकाट कर देंगे। उसके अंदर बैठने वाले जजेस को हमने कह दिया है कि वो उनका स्टेटस एक पीसीओ जज का होगा। अगर वुकलाई वहां पे तस्लीम ही नहीं करेंगे अदालत, कोर्ट फंक्शन कैसे करेगी, माने ना माने। देखें ये एक ऐसा, एक मिनट राना साहब, जैसे हम पीसीओ कोर्ट में हम पेश नहीं होते थे तो हमें किसी ने कंपेल तो नहीं किया। देखिए ये वुकला का एक छोटा सा सेक्शन है जो कि मुझे नहीं समझ आती क्यों मुतमईन है इस जुडिशरी से जिसकी दुनिया में बॉटम तरीन रैंकिंग है। हम जुडिशल रिफॉर्म्स करके इस मुल्क में बेहतरी लेके आएंगे, ये वक्त बताएगा इंशाल्लाह ताला। हमारे साथ बहुत सारी बार हमारे साथ खड़ी है। ठीक है, आपने गुफ्तगू आपने खुद करना, अल्लाह ताला आप और आपके अहले खाना को हर किसी मुसीबत से महफूज रखे। अल्लाह हाफिज।